तो बच्चों हम लोग जो है अब पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, है ना। और इसके बाद फिर डिबाई-हकेलान-सेगर इक्वेशन, फिर काल-राउस लॉ। तो ये इतना टॉपिक इसमें है ना। तो आप क्रम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ। तो ये हमारे पास रीडिंग है, देखिए जरा दिख रहा है क्या? मेजरमेंट ऑफ दिख रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इसकी जगह जो है ये भी लिख सकते हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, है ना। इसकी जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, राइट। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। फटाफट हम लोग इस रीडिंग को देख लेते हैं। OR मेजरमेंट ऑफ, है ना, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक भाई। तो ये चीज भी हम लोग दोनों सेम ही बातें हैं। चलो बिना समय गंवाए फटाफट देखते हैं हम इन चीजों को। ओके, तो देख पॉइंट क्या है भाई बच्चों, सॉरी। तो पॉइंट ये है बच्चों, हम लोग इसे देखेंगे। तो हमें क्या पता है कि हमें चूंकि कंडक्टिविटी चाहिए, हमें क्या चाहिए? कंडक्टिविटी चाहिए, है ना। तो हमारा चैलेंज बच्चों क्या है? हमारा चैलेंज ये है बेटा कि पहला पॉइंट, कोई ये इलेक्ट्रोलिटिक मान लीजिए सॉल्यूशन है, ये कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ये क्या है हमारे पास भाई? ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या इसी को बोल सकते हैं हम आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन। अच्छा, हमको क्या करना है बच्चों? हमको इसकी कंडक्टिविटी ज्ञात करना है। तो वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कप्पा फॉर दिस सॉल्यूशन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हेडिंग हमारी क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट, we have to calculate the value of kappa, the value of kappa। हमें जो है कप्पा को कैलकुलेट करना है फॉर दिस आयनिक सॉल्यूशन, फॉर दिस आयनिक सॉल्यूशन। हमको इस सॉल्यूशन का कप्पा निकालना है। तो फार्मूला आप हम सभी लोग जानते ही हैं,
फार्मूला क्या जानते हैं भाई कि R इज इक्वल टू रो इंटू यल अपॉन ए। अब जरा सोचो तो यहां से दिस विल इक्वल टू व्हाट, यल अपॉन कप्पा ए। अब सबको पता है कि ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और यही कप्पा हमको चाहिए। दिमाग लगाओ भाई, ए जो है क्या है, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, यल लेंथ है, यल लेंथ है। अब इसका मतलब कि अगर हमें आर भी पता हो, अगर हमें आर भी पता हो तब तो हम कप्पा की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। और क्या पता हो, सेल कांस्टेंट पता हो, सेल कांस्टेंट। और अब यहां से देखो, जैसे फार्मूला ये बन गया देखो, चूंकि यहां से मामला क्या है, मामला है यल अपान ए इज इक्वल टू जी स्टार। जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है। अच्छा, इस फार्मूले को अगर मॉडिफाई करो तो ये R इज इक्वल टू जी स्टार अपान कप्पा। तो इसका मतलब कि अगर हमें कप्पा निकालना है, हमको ये निकालना है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये कोई सॉल्यूशन दिया गया है, हमें ये चीज निकालना है। तो इसके लिए फिर भाई हमें सेल कांस्टेंट पता हो और आर पता हो तो कप्पा मिल जाएगा। ये चैलेंज हमारा बना हुआ है। अब यहाँ पॉइंट की बात क्या फंसती है बच्चों कि वायर तो है नहीं। अच्छा, आर निकालने का तरीका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। हम आर को कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, देखो आर निकालने, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, है ना, टू calculate the value of r, है ना, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। अगर हमें r को निकालना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r कामा बी यूज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। हम क्या यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज लगा करके हम आर को निकाला करते थे। देखो फिगर अगर आपको याद हो तो अब लेकिन यहाँ दो चैलेंजेस हैं, यहाँ पर दो समस्याएं हैं, टू प्रॉब्लम। तो टू प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन के लिए, टू प्रॉब्लम फॉर आयनिक सॉल्यूशन। तो अब आप कह सकते हो गुरु जी जब व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करके आप आर निकालते थे, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके इसका भी आर आप निकाल लो। तो यहाँ दो प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या है, दो प्रॉब्लम है, टू प्रॉब्लम। कितनी प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो एक तो पहली प्रॉब्लम इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर टू प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि जब हम डीसी यूज करेंगे, यानी डीसी करंट, तो डीसी करंट है ना, तो इस डीसी करंट की वजह से कंपोजिशन चेंज होगा, है ना। तो ड्यू टू डीसी यानी डायरेक्ट करंट, ड्यू टू डीसी करंट है ना, डीसी करंट की वजह से है। तो एक ही मिनट का, लेकिन कुछ शॉर्टकट में नोट्स दे रहा हूं, नहीं तो एक मिनट बता करके खत्म कर देता। तो ड्यू टू डीसी करंट, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ
solution will change। तो एक प्रॉब्लम ये है भाई। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अब ये कोई वायर तो है नहीं, है ना। अब ये कोई वायर तो नहीं है कि हम ले जाकर के कनेक्ट कर दें। तो पहले तो डीसी करंट की समस्या है कि इससे कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। ड्यू टू डीसी करंट कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज। तो कंपोजिशन सॉल्यूशन का अगर चेंज हो जाएगा, यानी इसमें जो है, इसमें जितने आयंस वगैरह हैं, अब जैसे ही हम डीसी करंट यूज करेंगे तो उसमें वो आयंस का कंसंट्रेशन चेंज होगा, क्योंकि डीसी करंट की वजह से, है ना। तो डीसी करंट हम यूज नहीं कर सकते। अब फिर हम क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम एसी करंट यूज करेंगे। एक समस्या। अब दूसरा एल अपान ए हम कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो मान लीजिए ये जो हम कुछ ऐसा नोट्स बना लेते हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम हो गई। तो इसका समाधान क्या है? है ना, इसका सलूशन क्या है? व्हाट इज सलूशन? व्हाट इज सलूशन? इसका समाधान क्या है? व्हाट इज सलूशन? इसका सलूशन ये है कि भाई हम एसी करंट यूज करेंगे, है ना। वी विल यूज एसी करंट। वी विल यूज एसी करंट। एसी करंट से कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये एसी करंट जो है नो कंपोजिशन चेंज, नो कंपोजिशन चेंज। तो नो कंपोजिशन चेंज ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो आयनिक सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो अब एक समस्या तो मान लीजिए सॉल्व हुई। दूसरा, ये वायर नहीं है, इसको जोड़ा नहीं जा सकता। तो सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की समस्या का समाधान करने के लिए अब जो एसी करंट यूज होती है वो एज अ ऑसिलेटर के रूप में, है ना। और इसके लिए हम कंडक्टिविटी सेल का यूज करते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम ये थी, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम यल अपान ए कैसे कैलकुलेट करें। यल अपान ए कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका समाधान क्या है कि हम कंडक्टिविटी सेल, है ना, हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी सेल डिजाइन करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक भाई। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी सेल को डिजाइन करते हैं। तो यल अपान ए निकलेगा। अब उसमें भी एक समस्या है, हालांकि अब जल्दी से हम समराइज भी कर देंगे, तो चलो थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं मामला। तो ये कंडक्टिविटी सेल कुछ इस प्रकार से देखो बनाया हुआ है एनसीईआरटी ने। तो एक सेल तो बच्चों ऐसा बनाया है, ध्यान दो, है ना। एक सेल इस प्रकार से बनाया है और एक सेल ऐसा बनाया है बच्चों। और यहाँ पर हम जल्दी से अगर इसको बना दें तो देखो इसमें वो सॉल्यूशन भर दिया जाएगा। ये क्या प्रेजेंट है भाई, ये प्रेजेंट है आयनिक सॉल्यूशन। आयनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, आयनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ये देख लो, दोनों में क्या प्रेजेंट है, आयनिक सॉल्यूशन। ये क्या लिखा है, आयनिक सॉल्यूशन।
अब इसमें क्या किया जाएगा, ये प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड लगा दिया जाएगा यहाँ। ये क्या है, प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड, और ये वायर है ना, प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड और ये वायर। अब इस वायर को ले जा करके जोड़ा जाएगा कहाँ पर, अच्छा इसमें भी दो प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड लगा दिया जाएगा इस प्रकार से। देखो तो इस प्रकार से जो है क्या लगा दिया गया। अच्छा अब ये वायर है, यहाँ भी तुम देखो ये वायर है, इसको ले जा करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज में जोड़ देंगे तो ये वाला पान ये निकल आएगा। अच्छा इसमें भी एक समस्या है, इसमें एक समस्या है कि यह पान ए हम कैसे काउंट मेजर करेंगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो आयनिक सॉल्यूशन है ना, देखो इसमें भी भाई देखो यह पान ए इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ कुछ किताबों में लिख दिया गया है कि इस जो ये टनल है, जो ये है ना सिलिंड्रिकल, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप ले लो, लेंथ ले लो, लेकिन इससे रियल में यह अपान ए नहीं निकल पाता है। यानी अब अगर चलो समझाते हैं, अब अगर तुम ये कह दो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये लेंथ यल है ना, देखो ध्यान से, अब अगर तुम ये कह दो कि ये है, ये ए है, या यहाँ स्मॉल लेटर यूज कर रहा हूं तो स्मॉल लेटर ही चलिए भाई, ए है ना, तो इससे जो ये जो है इससे करेक्ट वैल्यू नहीं आती। तो इसके लिए हमारे पास क्या समाधान है, इसके लिए हमारे पास ये समाधान है कि इस आयनिक सॉल्यूशन की जगह पर, ये जो आयनिक सॉल्यूशन है इसकी जगह पर हम KCl सॉल्यूशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, KCl सॉल्यूशन। अच्छा इस KCl सॉल्यूशन के लिए कप्पा नोन है, ये क्या है, नोन है। इसको एक्सपेरिमेंट करके पहले से निकाला जा चुका है। अब जब कप्पा नोन है, जरा सोचो, जब कप्पा यहां नोन है तो है ना, जरा दिमाग लगाया जाए, जब कप्पा नोन है तो रेजिस्टेंस कहां से मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से। चलो लगा देते हैं। मतलब ये कहने का सेंस ये है बच्चों कि व्हीटस्टोन ब्रिज में एक रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा। जब चलो व्हीटस्टोन ब्रिज फटाका बना देते हैं, तो ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज सभी लोग जानते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज इस प्रकार से बनाया जाएगा। ये हमने, ये है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज और है ना, ये है हमारे पास क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये बीच में क्या लगा दिया जाएगा भाई, गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाएगा। ये इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। और अब हम लोग यहाँ पर एक ऑसिलेटर है ना, देखो दिमाग लगाओ, यहाँ पर एक ऑसिलेटर जिसकी यानी एसी सोर्स ये यहाँ ला करके जोड़ दिया गया। अब करंट जो है भाई किसी मोमेंट पर इसीलिए इसको ऑसिलेटर लिखा गया है ना। ये क्या है, एसी सोर्स है। अच्छा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एनसीईआरटी ने 500, इसकी फ्रीक्वेंसी 500 से 5000 है ना। तो यहाँ पर तो कुल मिलाकर के देखो ये दोनों वायर हम यहाँ जोड़ देंगे, ध्यान दो, ये है क्या, कंडक्टिविटी सेल है। देखो ये दोनों वायर, ये और ये वायर यहाँ जोड़ दिया जाएगा। समझ गए भाई, देखो ध्यान दो,
ध्यान दो, ये वायर इसमें जोड़ दो, ये वायर इसमें जोड़ दो, तो यहां इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो इसके रेजिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, R1। यही कंडक्टिविटी सेल है, सेल यही ला करके जोड़ दिया गया है। अब मैं, तुम कहो तो मैं जोड़ी दूं, है ना, चलो दोनों तार ला करके जोड़ देते हैं, तुम देख लो। अब लेकिन इतने से काम बन जाता है, ये तुम्हें समझाने के लिए मैं ये तार को ला करके यहां पर, ध्यान दो, एक यहां जोड़ दिया जिससे कोई प्रॉब्लम भी ना हो। देखो, अब एक तार यहां से ला करके यहां जोड़ दिया, इसकी आवश्यकता थी नहीं, लेकिन अब तुम्हें बताने के लिए ऐसा मुझे करना पड़ रहा है ना। अब क्या है मामला, ये एसी सोर्स है, देखो जरा सा जल्दी से, एसी सोर्स है। अब इसका मतलब यहां जोड़ने से इस सेल का रेजिस्टेंस निकल रहा है। अब इसमें कौन सा सॉल्यूशन हमने भरा है, केसीएल। केसीएल के लिए कप्पा मालूम है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, ये R1 हो गया, चलो ये वाला जो है R2 हो गया, यहां से लगा दो R2 और यहां पर लगा दो R3, है ना। R1 ये है R1 R2, है ना, R3 R4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4, R3 अपान R4। अब जरा दिमाग लगाओ यहां से, तो यहां से ये R1 हमें मिल जाएगा आसानी से। देखो R1 इक्वल टू R3, बताओ, R3 मल्टीप्लाइड R2, R3 मल्टीप्लाइड R2 अपान R4, है ना, ये R4 ही है। अब जरा सोचो, अगर हमें, यहां ध्यान दो, अब इस फार्मूले का यूज है, ये वाला फार्मूला देखो। अब यहां से जैसे कि हमने के सी कोई का ये सेल है, हमें इसी सेल का क्या चाहिए, सेल का हमें चाहिए सेल कांस्टेंट G स्टार चाहिए। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई, बहुत सरल है। अब ये हेडिंग खत्म ही हो गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये जो सेल बना हुआ है इसका सेल कांस्टेंट चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे भाई यल अपान ए कर दूं, तो ये यल अपान ए करने से, है ना, ये क्या है, प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड है, यल अपान ए करने से सही सही नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले इसी सेल में KCl का सॉल्यूशन भर दिया और ये ऐसे सेट कर दिया, तो यहां से ये R1 निकल जाता है, यहां से ये R1 निकल जाता है। और जब ये R1, सोचो ये वाला फार्मूला यूज करो, अब सेल का R1 यहां से मिल गया, यहां से कैलकुलेट कर लिया व्हीटस्टोन ब्रिज से, यहां से ये R1 मिल गया। अब बताओ G स्टार यानी यही क्या है, सेल कांस्टेंट है और अपान कप्पा। अच्छा, कि ये जो है KCl के लिए नोन है, KCl के लिए क्या है, नोन है। तो हमको बताओ, अब अगर ये नोन है, ये यहां से पता चल गया तो G स्टार नहीं निकल आएगा। अब अगर G स्टार निकल आएगा तो ये कंडक्टिविटी सेल का क्या मिल गया, सेल कांस्टेंट मिल गया। और अगर अब सेल कांस्टेंट हमको मिल गया, है ना, तो अब उसमें कोई भी सॉल्यूशन भरो, यानी अब अभी जो इसमें जो जोड़ा गया है इसमें सॉल्यूशन है KCl, है ना। और अब जब हमें KCl को जोड़ करके हमने इसके लिए G स्टार निकाल लिया, KCl सॉल्यूशन क्यों भर रहे हैं भाई, बताओ जरा। KCl सॉल्यूशन इसलिए भर रहे हैं
क्योंकि इसका कप्पा हमें मालूम है पहले से, उसके लिए कप्पा निकालना आसान होगा, इसीलिए KCl सॉल्यूशन भरवाया जा रहा है। अच्छा, KCl सॉल्यूशन का डेटा भी दिया गया है। तो अब जब हमें किसी भी कंडक्टिविटी सेल का G स्टार पता चल गया, R को हम कहां से निकाल लेंगे, इस व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल लेंगे, और फिर हमें जो है किसी भी सॉल्यूशन का कप्पा मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई है ना। तो चाहो तो थोड़ा सा और एक दो पॉइंट हम लिख दें इसमें, तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। मिटा दें, चलो अभी ये हेडिंग तो खत्म ही हो गई, इसको मिटा ही दिया जाए। देखो, अब देखो पूरा समराइज कर दे रहे हैं। देखो, ये कोई सॉल्यूशन है, कोई आयनिक सॉल्यूशन है, जल्दी समराइज करते हैं। ये कोई आयनिक सॉल्यूशन है, इसकी हमें निकालना है कप्पा। तो कप्पा कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है। अब हमें जो है कप्पा चाहिए किसी भी सॉल्यूशन का, तो कप्पा अगर हमको चाहिए तो हमें जो है सेल कांस्टेंट चाहिए और इसका रेजिस्टेंस चाहिए। तो सेल कांस्टेंट कैसे मिलेगा, L/A से। तो L/A कैसे निकालेंगे, एक समस्या तो ये है, और दूसरा अब ये सॉल्यूशन है, ये वायर तो है नहीं कि इसका R निकाल ले व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ करके। तो अब देखो दो समस्या, यानी हम R निकाले, G स्टार निकाले इस सॉल्यूशन के लिए, तो कैसे निकालेंगे। अब R को निकालने के लिए देखो, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R वी यूज व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करेंगे। लेकिन यहाँ दो प्रॉब्लम है, क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर हमने DC करंट यूज कर दिया तो जो ये सॉल्यूशन है इसका कंपोजिशन बदलने लगेगा, यानी आयन जो है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाने लगेंगे, है ना। जब हम देखो ये क्या है, प्लेटिना, ये दोनों क्या है, देखो ये वाला भी मतलब ये और ये भी, ये PT इलेक्ट्रोड है, क्या है, PT इलेक्ट्रोड है। अच्छा, ये भी PT इलेक्ट्रोड ही है, दोनों क्या है, ये PT इलेक्ट्रोड है ना। PT इलेक्ट्रोड का मतलब ये बढ़िया इलेक्ट्रोड की तरीके से काम करेगा, है ना। तो देखो, तो मतलब समराइज जल्दी से, तो DC करंट नहीं यूज करेंगे, AC करंट यूज कर लेंगे। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इसकी रहती है AC सोर्स। और L/A कैसे निकालेंगे, L/A पहले हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई कंडक्टिविटी सेल ऐसा या ऐसा बनाएंगे। कंडक्टिविटी सेल कैसे बनेगा भाई, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या आयनिक सॉल्यूशन होगा जिसमें दो प्लेटिनाइट इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ये हमारा कंडक्टिविटी सेल बन गया। अब इसमें वो सॉल्यूशन भरा जाएगा जिसका हमें कप्पा निकालना है। मान लीजिए ये सॉल्यूशन का हमें निकालना है, ये सॉल्यूशन भरेंगे। लेकिन अब L/A को निकालने के लिए हमारे पास समस्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें पहले KCl भर देते हैं। इस KCl के लिए कप्पा हमें नोन है, R कहां से निकाल लेंगे, यहां से जोड़ करके निकाल लेंगे इस फार्मूले से। अब R मिल गया, कप्पा मिल गया, तो इस सेल का L/A मिल गया, ये G स्टार का मतलब L/A, है ना। तो अब इसमें कोई भी सॉल्यूशन भरो, चाहे जो जिस भी प्रकार का सॉल्यूशन भरो, तो इस सेल का G स्टार हमको पता है, KCl वाले से जो पता किया था। अब फिर, है ना, फिर R1 हम कहां से निकाल लेंगे, यहां से जोड़ करके, और फिर कप्पा मिल जाया करेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, है ना। तो मेरे ख्याल से ये एक नंबर या दो नंबर या इस प्रकार से इसका सेंटेंस वगैरह बना करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है, राइट। मेरे ख्याल से बहुत सरल था, समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप जो है अच्छा फिगर बनाइएगा। ये AC सोर्स यूज हुआ है और यहाँ से जो है 550, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 550 से, और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 550 से 5000, है ना, साइकिल पर सेकंड।
इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये 550 से 5000 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये इसकी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाई हकेल आंशिगर इक्वेशन। ठीक भाई, तो अब जो हमारी अगली रीडिंग है मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, अगर दिमाग आप लगाएंगे तो समझ में बहुत आराम से आया होगा। अब जो हमारी रीडिंग है जिसे हमें पढ़ना है, तो वो है बच्चों डिवाई हकेल आंशिगर इक्वेशन, या हम ये कह सकते हैं, कि कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टिविटी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी। तो कंसंट्रेशन के चेंज, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज होने से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज होने से क्या चेंज होता है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, है ना। तो ये रीडिंग हमें पढ़ना है, राइट। तो नेक्स्ट रीडिंग यहीं पर हमको आपको मिल जाएगा डिवाई हकेल आंशिगर इक्वेशन। तो ये रीडिंग हम लोग ध्यान से देखते हैं। वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। तो ये रीडिंग हम लोगों को पढ़नी है। डिवाई हकेल आंशिगर इक्वेशन बच्चों एक ऐसा इक्वेशन है जो कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन बनाएगा, राइट। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। अगली हेडिंग क्या है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ conductivity, variation of conductivity and molar conductivity, and molar conductivity, variation of conductivity and molar conductivity with concentration of, concentration of electrolytic solution, electrolytic solution। ठीक भाई, तो ये जो है पहला प्रयास था डिवाई हकेल आंशिगर इक्वेशन का। तो क्या मामला क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का ये सॉल्यूशन है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो ये कहा जा रहा है कि जैसे ही हम इसको डाइल्यूट करेंगे, है ना, अगर हम इसको और डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट कैसे होगा, इसमें साथ पानी मिलाओ, इसमें क्या करो, H2O मिलाओ। तो जब हम, है ना, डाइल्यूशन, जब हम इसे और डाइल्यूट करेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी घटेगी, है ना। तो ये स्ट्रिक्ट एक पॉइंट है ऑन डाइल्यूशन, है ना, ड्यू टू डाइल्यूशन
ड्यू टू डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ कप्पा ये डिक्रीज करेगा, है ना। ड्यू टू डाइल्यूशन कैसे होगा, इसमें पानी मिला हो तो डाइल्यूशन करने से कप्पा घटेगा, ये दोनों के लिए घटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आल्सो, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए है भाई ये। अच्छा, इसको जो है और कैसे समझा जा सकता है, अगर दिमाग लगाओ तो और भी समझा जा सकता है। जैसे कप्पा क्या है, कप्पा है कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कप्पा क्या है, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। है ना। देखो याद करने का तरीका क्या हो सकता है, अब ये सारे पॉइंट पूछे जाएंगे भाई। देखो ये पहले से हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था, इसमें अगर हमने पानी मिलाया तो ड्यू टू डाइल्यूशन वैल्यू ऑफ कप्पा ये घटेगा, ये दोनों के लिए ट्रू है, वो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो, ये घटेगा। तो अच्छा, अगर हम इसको डिफाइन कर दें यहाँ पर कि ये कप्पा क्या है, व्हाट इज कप्पा, तो कप्पा इज कंडक्टेंस ऑफ है ना, कप्पा इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो कप्पा तो यही है। अब देखो दिमाग लगाया जा सकता है, जैसे हमारे पास अगर ये कोई ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ना, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक भाई, जब इसमें हम पानी मिलाएंगे यानी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे जो H2O, तो एक बात तो ये भी है कि डिसोसिएशन भी होगा, है ना। जो अनडिसोसिएटेड भाई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, मैंने मान लिया, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के डाइल्यूशन, ड्यू टू डाइल्यूशन, तो यहां पर ड्यू टू डाइल्यूशन दो कार्यक्रम होगा, एक तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, और दूसरा क्या होगा भाई, एक तो नंबर ऑफ आयंस ये इंक्रीज करेगा, और दोनों के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तेजी से इंक्रीज करेगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में धीरे से इंक्रीज करेगा। ये वाला पॉइंट, ये पहला वाला पॉइंट एनसीईआरटी ने स्ट्रिक्टली लिखा है भाई, ये दिमाग लगाना है। अच्छा, डाइल्यूशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे तो इसका मतलब कि कप्पा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, इसका मतलब कप्पा की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अच्छा, दूसरा वॉल्यूम बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा, अगर पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ये घटेगा,
है ना। तो इसकी वजह से फिर कप्पा घटेगा। अब देखो दोनों ये अपोजिट फैक्टर हैं, तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता होगा। भाई एक्सपेरिमेंट करके वैज्ञानिकों ने जो चीज देखा वही समझाया है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो फैक्टर है ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। डोमिनेटिंग फैक्टर, ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो अल्टीमेट दोनों जगह से जो रिजल्ट आता है, तो ये रिजल्ट ही आता है कि कप्पा घटेगा। ये एनालिसिस हमने भाई आपके सामने कर दिया है ना। अब देखो और क्या मामला है। अच्छा, दोनों डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर कप्पा तो घटेगा, लेकिन अगर यहीं पर मैं एक चीज, कप्पा तो घटेगा है ना, कप्पा तो घटेगा, ये फिक्स है। लेकिन एक बात और फिक्स है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा EQ ये भी बढ़ेगा और मोलर कंडक्टिविटी ये भी बढ़ेगा। ये बढ़ेगा भाई, कप्पा तो घट रहा है ये सही बात है, लेकिन ये दोनों बढ़ेगा। तो इसको याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके लिए जो है डिबाई हकेल आंसेगर ने अपना एक इक्वेशन दिया टू कोरिलेट कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी, है ना। टू कोरिलेट concentration एंड मोलर कंडक्टिविटी, है ना। कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी कामा डिबाई कामा हकेल एंड आंसेगर टू कोरिलेट concentration and molar conductivity, डिबाई हकेल आंसेगर proposed a equation। अब इसकी एनालिसिस जो है हम लोग कर लेते हैं। तो ये क्या इक्वेशन क्या था, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट सी डाइल्यूशन, है ना। यहां पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, या मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है भाई। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी की पावर 1/2। ठीक भाई। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं, है ना, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस ए सी की पावर 1/2 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, चलो लिख दिया जा रहा है। ये क्या है भाई, मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी ये मोलर कंडक्टिविटी है। और ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। और ए क्या है, कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन है। ए क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। और ये सी क्या है, कंसंट्रेशन है। तो ये कैसा इक्वेशन दिख रहा है, y इज इक्वल टू, है ना, ये क्या हो गया m और ये क्या हो गया x प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इस पर जो ग्राफ बना दिया गया बच्चों, तो ये कुछ इस प्रकार से, है ना। तो देखो यहां पर
ये ये किसके बीच में, ये लेमडा एम है ना, ये क्या है लेमडा एम, लेमडा एम और सी पावर 1/2, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया गया। तो दो ग्राफ एनसीईआरटी ने बनाया है। एक तो देखो ये जो है CH3COOH के लिए ग्राफ है ये, तो देखो ये किसके लिए ग्राफ है, CH3COOH के लिए। तो देखो ये लाइन पैरेलल हो जा रही है ना। तो यानी ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट KCl के लिए ग्राफ ऐसा आया, ये किसके लिए था, KCl के लिए। ये सब कुछ एनसीईआरटी है भाई, है ना। तो देखो जब डाइल्यूशन कम हो रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कंडक्टिविटी एक समय के बाद बहुत तेजी से बढ़ती है और वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना संभव है। अब अगर इसे आप यहाँ बढ़ा देते हैं, है ना, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ जो स्लोप होगा वो माइनस, है ना, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए ही होगा, है ना। और ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये इंटरसेप्ट, है ना। अच्छा, इस जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो C घट रहा है ना। चलो मान लेते हैं एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा है 0.2, यहाँ लिखा है 0.4, ठीक है। तो इधर जाने पर कंडक्टिविटी घट रही है, तो सॉरी कंसंट्रेशन घट रहा है। तो कंसंट्रेशन घटने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, बढ़ रही है। और ये क्या बन जाती है KCl के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इस प्रकार से, है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वाई एक्स, ये ग्राफ इतना तेजी से आगे बढ़ता है कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है ना। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये रिलेशन था भाई, और इस पर लगातार जेईई और नीट में सवाल पूछा जाता रहता है ना। इन चीजों पर लगातार सवाल पूछा जाता रहता है, राइट। यहाँ पर बच्चों हम लोग जो है 2 पॉइंट का कंक्लूजन देंगे। एक तो ए को एक्सप्लेन करेंगे कि ए के विषय में थोड़ा सा और बताया जाएगा, जो कि एनसीईआरटी ने दिया है तो पूछा जा सकता है। एक चीज तो हम ए को एक्सप्लेन कर देंगे, और दूसरा यहाँ पर ग्राफ से एक चीज स्पष्ट है कि डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है हमें मेंशन करना होगा। तो ए क्या है, ए कांस्टेंट है, और ए क्या है, कांस्टेंट है, लिखा ही हमने, एक कांस्टेंट है। और जैसे यहां पर सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए की वैल्यू सेम होगी, है ना। यहां ये क्या लिखना है हमको, फॉर सेम टाइप ऑफ साल्ट, फॉर सेम टाइप ऑफ साल्ट, वैल्यू ऑफ ए
विल बी सेम, विल बी सेम। तो ये प्रश्न भाई पूछा जा सकता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेईई नीट दोनों में। तो कैसे एक्सप्लेन किया गया इसको, क्या क्या मतलब है सेम टाइप ऑफ साल्ट का? ये सेम टाइप ऑफ साल्ट का क्या मतलब निकल करके आ रहा है? जैसे अगर NaCl लिखा गया है तो ये 1,1 टाइप का साल्ट है। क्यों 1,1 है? क्योंकि इस पर एक प्लस है, इस पर एक माइनस है। ठीक भाई। अगर जो है ये CaCl2 लिखा गया है तो ये जब ब्रेक होगा तो इस पर +2 है, इस पर -1 है। तो ये वाला जो साल्ट है भाई, है ना, ये वाला जो है 2,1 टाइप का है। अच्छा, एक और लिखा गया है MgSO4। तो आपको पता है कि इस पर +2 आ जाएगा और इस पर -2 आ जाएगा। तो ये वाला जो टाइप हुआ ये 2,2 टाइप हुआ, है ना। ये 1,1 टाइप, ये 2,1 टाइप, ये 2,2 टाइप, ये है ए के लिए। तो ए के लिए इस प्रकार से कभी पूछा जा सकता है। ये 60 दे देगा तो वो पूछेगा कि किसके लिए ए की वैल्यू सेम है ना। तो ए की वैल्यू मान लीजिए, अब देखो ये यानी जो वैल्यू ए की इसके लिए होगी वही वैल्यू, ऐसा कोई हम दूसरा साल्ट लेते हैं जैसे वही जो है जो इसके लिए होगी, यानी इसके लिए जो ए होगी वही ए की वैल्यू होगी किसके लिए, KCl के लिए। KCl भी कैसा बन रहा है, ये 1,1 ही बन रहा है, 1,1 है क्योंकि एक प्लस इस पर है, एक माइनस इस पर है। अब CaCl2 की जगह पर ये A की जो वैल्यू होगी वो MgCl2 की भी हो जाएगी, MgCl2 की। यहाँ भी +2 है, यहाँ -1 बनेगा। तो ये वाला कौन सा टाइप बन जा रहा है, 2,1 टाइप का। CaSO4 की भी ऐसी हो जाएगी, है ना। जैसे इसका जो A है वो जो है CaSO4 का, क्योंकि यहाँ +2 बनेगा, यहाँ -2 बनेगा, तो ये वाला 2,2 टाइप का है ना। तो ऐसा सवाल कभी पूछा जा सकता है ए पर। अच्छा, अगला पॉइंट क्या हमें दे देना है, एक पॉइंट और दे देना है इसमें बच्चों, वो ये दे देना है कि डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट की देखो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये एक पॉइंट हमें दे देना है कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, है ना, डाइल्यूशन को बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट will increase slowly, but molar conductivity of weak electrolyte, but molar conductivity of weak electrolyte में जैसे CH3COOH, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट will increase rapidly, है ना। तो यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की तेजी से बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये पॉइंट है। तो इसका मतलब यहां से इसका ड्रॉबैक क्या निकल रहा है
कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को इस ग्राफ से कैलकुलेट करना संभव नहीं है, तो उस वजह से हम कालराउस अपना नियम देते हैं, राइट।